Good evening, class. Good evening, all of you. I hope कि I am audible for all. जितने हमारे ऑनलाइन साथी हैं. अच्छा, आज ये कुछ अपने अंकल टाइप के फ़ोटो भी संग में लेके आए हैं. पहचाने इन अंकल को? पिछले टर्न पे देखे थे हमने. ये कौन है? डाल्टन अंकल. हाँ, डाल्टन अंकल ने क्या बताया था? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या था? स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. बड़े गुस्से में लग रहे हैं. गुस्से में इसलिए लग रहे हैं कि इनकी बात डिस्कार्ड हो गई थी. When the electron, proton and neutron was discovered, Dalton uncle was so angry. देख रही शक्ल से लग रहा है कि हमारा यार ये क्या कर दिया तुमने. अच्छा खासा हमने खोजा खाजा, तुम लोगों ने बाद में कह दिया तो ये सब है ही नहीं क्योंकि डिविजिबल है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इन्होंने एक बात और बोली थी कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यहां तो भाई सब फिर खेल हो गया. कौन सी चीज हो गई? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस. तो इनके दो मेन पॉइंट थे, दोनों मेन पॉइंट डिस्कार्ड हो गए. यही तो पिछले टर्न पे हम लोग ने देखा था. अच्छा, देखिए आज कुछ एक दो चीजें और हैं. चलिए, क्या क्या बातें हैं, कुछ जो भी हम लोग ने बात करी उनको एक थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग ले लेते हैं. कौन बताएगा आप में से? यश, बताएं क्या क्या है. ऑल मैटर is made up of by very tiny particle called atom. कोई डाउट? No sir. क्लियर. जो हम लोग ने कल पढ़ा था सबको एक बार समराइज कर लेते हैं. एटम्स आर indivisible particle which can not be carried or destroyed by chemical reaction. देखिए इसमें से बाकी बातें तो ठीक हैं लेकिन ये बात गलत हो गई थी क्योंकि ये तो डिविजिबल थे. अंकल का मूड इसीलिए खराब हो गया था, डाल्टन अंकल का. फिर एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ये भी डाल्टन अंकल थे लेकिन यहां पर भी डाल्टन अंकल चूक गए क्योंकि ये पॉइंट भी गड़बड़ हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं आइसोटोप्स. ये पता है ना आपको? Isotopes, atom of an element which have the same atomic mass but the same atomic number but different atomic mass, उनको बोलते हैं isotopes. तो after the discovery of isotope ये पॉइंट भी इसमें से चेंज करना पड़ा. Atom of different element have different mass and chemical property. देखिए ये भी पॉइंट इनका गड़बड़ हो गया इसकी वजह से. डिफरेंट, क्योंकि आइसोबार्स का नाम सुना होगा आपने. आइसोबार्स क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक मास 14 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है और कैल्शियम का होता है 40. अंकल को गुस्सा आप देख रहे, इतनी तो गुस्से वाली बातें हो रही हैं एक के बाद एक. मूड खराब कर रहे हैं यार, कोई उम्र का लिहाज ही नहीं है. फिर एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. हाँ ये बात सही है कि ये एक रेशियो में मिलते हैं. जैसे आपने कहा कि HCl, H का एक, Cl का एक, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम का एक, क्लोरीन के 3, H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1. इस तरीके से एक डेफिनेट नंबर के होल नंबर के रेशियो में. द रिलेटिव नंबर क्या लिखा है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जो उनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट नंबर में होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे डाल्टन के, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे भी हो गए जो बाद में डिस्कार्ड हो गए. लीजिए साहब, आते हैं और आगे की बातें हम लोग करते हैं. जो एक पॉइंट आप लोग ने देखा था कि एटम्स, हम लोग पिछले टर्न पे हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग ने कहा थोड़ा सा कुछ और देख लिया जाए. कि जो एक बात बोली थी कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन.
ये बात तो ठीक थी, लेकिन ये डिविजिबल होते हैं और इनको इनके फंडामेंटल पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है। कैसे? एटम किनसे बनते हैं? फंडामेंटल यूनिट से फॉर्म हो जाते हैं और फिर इस तरीके से आपस में कंबाइंड होंगे। क्या क्या चीजें थी अभी हम लोग ने आगे देखी थी? फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट के कितने भी आप एटम ले लें, सब एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, एक ही जैसी। आप कॉपर का एक पीस ले लें, मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ ले लें, क्या चीज़ ऐसी, ये इस पे मान लीजिए कॉपर की है की। अब इस की में जितने भी एटम निकलेंगे सब में कॉपर के ही जो प्रॉपर्टी एक एटम की वही दूसरे की होगी। जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में, दूसरे में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वैलेंसी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सब सिमिलर होगी। ये भी बात हम लोग ने कल डिस्कस करी थी, एक बार फिर से रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें मास वाला पॉइंट अभी हमने आपसे बताया था कि इसको डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि आइसोबार्स की अब डिस्कवरी हो चुकी, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा डिस्कार्ड करना पड़ा। अच्छा, ये एलिमेंट ए और एलिमेंट बी जुड़ के आपस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं। ये वही बताया गया कि ए और बी मिलके आपस में कोई कॉम्बिनेशन करते हैं। हालांकि अब हम इसके आगे की बात जानते हैं कि ये इनका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे फॉर्मूला होगा, जो कि हम लोग को एक दूसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल कि मान लीजिए कि एक है जैसे Mg है। अब Mg की वैलेंसी है 2, जिसको हम लोग लिखते हैं +2 लिखते हैं। +2 बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखिए, वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस नहीं होती है। ये एक हम लोग बहुत शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि वैलेंसी इसकी क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1। बेसिकली वैलेंसी कभी भी प्लस माइनस नहीं होती, वैलेंसी 1 2 3 ही होती है। 1 2 3 4 कुछ एक नंबर होगी। माइनस और प्लस ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि जे का चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जब दो एटम के बीच में कोई अगर ये बॉन्ड बनना है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस में शो करी जाएगी, और अगर बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसमें बी की वैलेंसी माइनस में शो होगी। तो माइनस और प्लस केवल ये शो करता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गॉट इट? हाँ, अब जैसे एक कंपाउंड लेते हैं कि यहां पे हमने ले लिया मैग्नीशियम और इसको हम करा देते हैं फॉस्फेट, PO4 3 माइनस में होती है, इसकी प्लस में हालांकि लिखते हैं। प्लस और माइनस का हमने आपको कंसेप्ट अभी क्लियर करा दिया। देखिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट ये एक पॉली एटॉमिक आयन या रेडिकल है। ये एक मोनो एटॉमिक रेडिकल या आयन है। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। हाँ, प्लस और माइनस केवल ये बताता है कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड बनने के टाइम पे मान लीजिए दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जैसे HCl का एग्जांपल ले लीजिए, H और Cl में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया। लेकिन शेयरिंग के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बोली जाएगी, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोली जाएगी। तो एक बहुत दिनों से एक गलत चीज हम लोग बोलते हुए चले आ रहे हैं, और वो हमेशा बोला जाता है कि वैलेंसी बताइए। हम लोग बोलते हैं इसकी वैलेंसी +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4। हम लोग दूसरी चीज को बोलते हैं। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो ये बताती है कि बीच में बॉन्ड कितने हैं और बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं कि इसकी तरफ आए हैं। हम अपनी बात को आपको समझा पाए कि अभी एक बार फिर से बताना पड़ेगा। समझिए। अरे यार बस कितनी बार पूछोगे दोस्त। तो
अब इनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को पता होगा, ये हो जाएगा Mg3 और PO4 होल ट्वाइस, ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, PO4 होल ट्वाइस, इस तरीके से फॉर्मूला। ये हालांकि दूसरे चैप्टर का एक पार्ट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहां पे कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे आते हैं, एटम्स ऑफ कंपाउंड इन अ होल नंबर रेशियो। अब जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल बनना है, अब वाटर मॉलिक्यूल में पूरा एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा लेके चले जाओ, अच्छा ये थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा मेरा ज्यादा अच्छा लग रहे हो तुम, अच्छा भैया थोड़ा सा और ले लो, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 होल नंबर में ही चलेगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक पूरा कार्बन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे, 3 होंगे या 1 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 हैं, यहां पे सामने कार्बोनेट के जो आयंस बनते हैं उसमें 3 होते हैं, एक होल नंबर में ही चलेगा। ये नहीं आ रहा कि मेरी दोस्तियों की यार तुम थोड़ा सा बढ़ती लेके चले जाओ, यहां पे ये सिस्टम नहीं चलेगा। फिर और आते हैं कुछ, ये गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट आपने बहुत देखा होगा कि वो लड़का है, वो गुब्बारा हिलाता है और जाता है, वो चिपक जाता है, सबको याद आ रहा होगा। वो लग रहा होगा यार ये फिजिक्स वाली चीज यहां पे क्यों बताने लग गए। इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा कि वो कौन सा कपड़ा होता है और उसके ऊपर आप पार्टिकल घिसते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, सिल्क होता है। ये एक्सपेरिमेंट हम यहां पर क्यों लाए, बेसिकली ऐसा नहीं कि हमें इलेक्ट्रॉन देखने के लिए या फंडामेंटल पार्टिकल देखने के लिए कोई बहुत बड़ा वो कैथोड रेज ही लाना पड़ेगी, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। मेरे पास अभी है नहीं तो बचपन वो स्केल को सर पे घिस के और वो एक टुकड़ा रखते थे, पेपर को छोटे छोटे चिपकते थे, उसमें भी यही फंडामेंटल पार्टिकल इधर से उधर मूव करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कोई अगर कहे कि साहब मुझे इलेक्ट्रॉन छूना है, हमने बिल्कुल छूइए, ये जो सामने प्लग लगा हुआ है, इस प्लग में लोहे का तार लेके अपने नंगे हाथ से पकड़ के और नंगे पांव खड़े हो जाइएगा और इसके अंदर घुसेड़ देगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मतलब पहले से बता दे, कॉशन, मेरी कोई गारंटी नहीं रही है, क्या होगा आप समझदार हैं, ऐसा मत करिएगा। वो लिखा नहीं होता वैधानिक चेतावनी, और अगर ऐसा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन बता देगा उसकी हैसियत क्या होती है। वहां पे ही तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तब हमको पता नहीं था कि क्या चीज है। तो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। ये बलून वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं, वो कागज का और वो कंघे को लेके, या कागज और वो जो स्केल लेते थे, ये जो एक स्टैटिक चार्ज आता है, इसको स्टैटिक चार्ज बनते, वो इसी वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उसकी सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर क्या हुआ कि जिस सरफेस पे गया उसने अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके संग में एक इंटरेक्शन होता है। यहां पर भी फंडामेंटल पार्टिकल, हमें यहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, हमें फिजिक्स ऐसे भी नहीं आती। अब हम यहां पर ये क्यों फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बताता है। यानी आप अपने घर के छोटे बहन भाई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आपसे पूछे भैया भैया आज आप क्या पढ़ रहे थे, तो आपने कहा बेटा आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। जे क्या चीज होती है, आप कहेंगे कैथोड रेस, कहेंगे पता नहीं भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो उनको कुछ नहीं, ऐसी बलून लीजिए, घसीए, दीवार पे लगाइए या कागज पे, तो आपको कुछ इस तरीके का अगर दिखेगा तब आप कह देंगे देखो इसके अंदर इसके जो एटम जिनसे बना होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनमें से जो इनके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो निकल जाते हैं या एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इनकी सरफेस पे चार्ज आता है, इसलिए ऐसा होता है। मतलब आदमी रियलाइज तो करे। हम लोग है ना जो सब बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ने के हमारी डेली लाइफ में इर्द गिर्द दिख रही हैं, हाँ हैं साहब, आपके इर्द गिर्द हैं सारी चीजें। हमसे तो कई लोग कहते हैं कि सर आपने क्या प्रोटॉन देखा है, तो हम कह चलिए इलेक्ट्रॉन तो हो गया, प्रोटॉन देखा है, तो हम क्या यार देखा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रोटॉन खट्टे होते हैं। कि साहब जे कैसे आप बोल सकते हैं प्रोटॉन खट्टे होते हैं, तो अब हम होते हैं कि नहीं होते हैं, मेरा कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा इलॉजिकल लॉजिक है।
आप जितने भी एसिड खाते हैं, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है, खट्टा। क्यों भाई? खट्टा टेस्ट होता है। एसिड एसिड क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं। H+ आयन क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोटॉन खट्टे होते हैं? हो सकता है हो, ये मतलब अपना एक इलॉजिकल सा लॉजिक है, ऐसी बच्चों वाला। खैर, और आगे चलते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था। आवाज नहीं ठीक से समझ में आ पा रही है आपकी। चलिए एकदम क्लियर सुन लेंगे तो आपकी बात का हम जवाब जरूर देंगे। हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ पा रही है आपकी आवाज। आ गया साहब। ये अरेंज कैसे होते हैं, ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए सीधे सीधे यहां पे एक स्ट्रक्चर दे दिया कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन ये डे 1 पे सारी बातें नहीं आ गई थी, इसके पहले भी अलग अलग कंसेप्ट आए थे। कभी कंसेप्ट आया कि पहले एक तरबूज वाला मॉडल आया जे थॉमसन का, उसके बाद फिर आपका दूसरा मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, फिर अल्फा पार्टिकल मॉडल आया। तो ये अब आज हमें पता है कि कैसा होता है बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। ये जैसे बीच में न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। कुछ इसमें से मान लीजिए ये प्रोटॉन होगा, कुछ इसमें से न्यूट्रॉन होंगे, बाहर ये आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इनकी एक ये डेफिनेट शेल है, इन शेल के बीच में एक डेफिनेट एनर्जी का डिफरेंस है। ये इसकी पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये इसकी तीसरी शेल होगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। यहाँ पे R इनफाइनाइट तक बोला जाता कि ये क्या होता R इनफाइनाइट। ये मेरी बातें आगे रिलेट आप कर पाएंगे। चलिए साहब, कल हमने यहीं पर ही रोका था कैथोड रेस पे। तो चलिए इन अंकल से मिलते हैं। इनका नाम है जे थॉमसन। हाँ, मूछें बड़ी लंबी है। ये दूध कैसे पीते होंगे? हम तो यही समझते हैं जब भी दूध पीते होंगे मलाई जरूर लगती होगी इनकी मूछों में। खैर, अंकल गुस्सा आ जाएंगे। चलिए इनके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। वैसे ये अंकल थे बहुत अच्छे। अब अच्छे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उस जमाने की एक मोनोपोली को ब्रेक करना चाह रहे थे। मोनोपोली हमने बताया था कि फिलामेंट वाला बल्ब सिस्टम। पहले कौन सा बल्ब था? वो ऐसा एक बल्ब होता था, आपने भी देखा होगा यहाँ पे, और फिर इसके बीच में फिलामेंट। ये किसने दिया था? एडिसन वाला बल्ब था। अब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता, लाइटनिंग डिवाइस ऐसी बनाई जाती जिसके बीच में यहाँ पे फिलामेंट होता, तो वो पैटर्न लॉ में आ जाता, फंस जाते। तो थॉमसन ने ऐसी लाइटनिंग डिवाइस के लिए सोचा कि जिसमें इसकी जरूरत ना हो, बिना तार का कोई सिस्टम बनाए। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे देखिए एक वैक्यूम पंप लगाया, अंदर से पहले तो वैक्यूम कर दी। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। लिख लिया जाए, ये ग्लास ट्यूब कैसी है? डिस्चार्ज ट्यूब। इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। फिर इसमें इन्होंने दो प्लेट लगाई, एक को पॉजिटिव से जोड़ा, एक को नेगेटिव से जोड़ा। जिसको नेगेटिव से जोड़ा उसको कैथोड बोला, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उसको एनोड बोला। यहां पे एक ये जो बीच में डिवाइस दिख रही है ये आपको, इसमें वैक्यूम पंप भी है। यहां पे एक वैक्यूम पंप है और एक चीज और लगी होती है, इसमें स्टेबलाइजर लगाते, स्टेप अप स्टेबलाइजर, जो कि करीब ये 10,000 वोल्ट, केवी, के मतलब 1000 होता है, पढ़ते ना इतने केवी का ट्रांसफार्मर, उतने केवी का ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे 10 केवी का ट्रांसफार्मर भी एक लगाया था, जो इसमें अलग से नहीं आपको दिख रहा है। मेरे ख्याल में यहां कहीं पे लगा दिया जाएगा 10 केवी का ट्रांसफार्मर, जो कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना कर देगा? 10,000 कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बीच में जो गैस भरी हुई थी वो गैस साहब चार्ज हो गई और थोड़ी देर के बाद इसमें एक लाइटनिंग आने लगी। देखिए एक लिया था हमने शायद फोटो, हाँ ये देखिए, ये GFX एक यूज किया है इस पे।
इसमें देखा इन्होंने लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे एक कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई एक रेज, एक फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी? इन्होंने क्या किया, बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बन रही थी? एनोड पे बन रही थी। सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट टेक्नोलॉजी की आज हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सब बचपने वाली सब बातें कर रहे हैं। बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज इधर बनने लगी। अंकल को समझ में आ गया, कहने लगे कि रेस कहां से जा रही है? कैथोड से जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, तो इसलिए नाम रखा कैथोड रेस। ईस्ट विंड वेस्ट विंड चलती ना, जैसे ईस्ट से आती ईस्ट विंड, वेस्ट से जाती वेस्ट विंड, शायद ऐसे ही बोलते होंगे वहां पे, हमें पता नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी हमें बिल्कुल नहीं आती। इसमें जो कैथोड से चल रही हैं उनको कैथोड रेस, और जो एनोड से आ रही हैं उनको एनोड रेस बोला गया। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा जीएफएक्स यूज कर लिया कि चलिए, हालांकि आपको पता था फिर भी। ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज कैसी थी? हमने कल आपसे बताया था कि जब इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लेते थे तो ये अपने पाथ से डेविएट हो रही थी, अपने पाथ से मूव कर रही थी, अवे जा रही थी। अब नॉर्थ या साउथ जो भी लेते होंगे उसके तरफ अवे जाएगी, और जब एनोड लेंगे वो उसका जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देते हैं, डेविएशन आ रहा है। एक अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब यहां पर आया कि हाउ डज कैथोड रेज इवॉल्व? ये कैथोड रेज बन कैसे गई? ऐसा क्या हुआ उस डिस्चार्ज ट्यूब में कि हाई पोटेंशियल लिया और ये कैथोड रेज बन गई? सबके अलग अलग लॉजिक आए। तो इसी पर एक लॉजिक ये था कि साहब होता क्या है कि ये कोई एटम होगा और उस एटम में कुछ निगेटिव पार्टिकल होते होंगे। जब आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं तो निगेटिव पार्टिकल पे निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट है ना, ये इसको यहां से अवे पुश करती होगी, तो निगेटिव पार्टिकल इधर निकल जाता होगा, और ये बहुत सारे निगेटिव पार्टिकल निकल के इधर की तरफ ये जब आगे मूव करते होंगे तो इनसे पूरी एक रेस का फॉर्म हो जाता होगा, और इसी रेस को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेस, है ना? बचा हुआ जो पार्ट होगा वो इधर की तरफ जाएगा। ये ली साहब लाइट ही चली गई। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ, यहाँ पे इन्वर्टर पे है। अब देखिए कितनी देर तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग को संभाल पाएगा। ये जो लाइट भी होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होता है। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो इधर की तरफ मूव करेंगे। इनका क्या होता है ये भी दिमाग में हमें क्वेश्चन बना के रखना है, आगे आएगा, देखते हैं। कैथोड रेस के बारे में उस जमाने में ये अंदाज लगाया कि जब अंदर बहुत लो प्रेशर हाई वोल्टेज डिफरेंस पे रखा जाता है तो जो गैस पार्टिकल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और वो एक बीम के फॉर्म में चलते हैं, और इस बीम को बोलते हैं कैथोड रेस। अब यहां पे एक मिनट इस पर आते हैं। जो ये पॉजिटिव पार्टिकल बचा था, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल बचा था, इसका क्या हुआ? तो लोगों ने कहा ये इधर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर ये कैथोड रेस है तो यहां पे ये एनोड रेस क्यों नहीं आती है? वो भी तो हमें नजर आनी चाहिए, नहीं नजर आती है। तो कहा गया कि साहब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी में ये नजर नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमारे वहाँ कितने लगभग वही 100 के अप्रॉक्स बैच रहता है, 80 100 जो भी है। तो मान लीजिए उसमें हम अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, बड़ा था कौन पढ़ा रहा है क्लास में? कौन है? शाहब सर है। लेकिन एंड टाइम पर क्या हो गया? अमिताभ बच्चन आ गए। तो कोई शाहब को वहां पूछेगा, उससे डोमिनेंट कोई चीज आ जाएगी, अब वो वहां पे फ्लरिश हो रही होगी, उसके सामने हम अपीयर ही नहीं हो रहे होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका E/M ज्यादा होता है। आप कहेंगे ये बीच बीच में एक ऐसी बात बोल देते हैं, आगे के लिए फिर एक क्वेश्चन दिमाग में छोड़ते हैं। याद होगा पिछले टाइम पे भी हमने E/M का नाम लिया था।
उससे एनर्जी पता चलती है। तो इसकी बहुत ज्यादा ताकत है। ये अमिताभ बच्चन है और ये अपना क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में शाह सर हैं, जो इसकी प्रेजेंस में अपीयर ही नहीं हो पा रहे हैं, दिख ही नहीं पा रहे हैं। क्या होता है, फिर इसके लिए एक डिवाइस बनाएगी कि इसको कैसे अलग लाएं। तो कहा गया कि ये जो हमारा एनोड होता है, इसमें छोटे छोटे से पोर कर दिए जाएं, कैनाल्स बना दी जाएं, इसीलिए इसका नाम कैनाल रेज भी होता है। तो फिर ये डिवाइस डेवलप करी गई। अब की आप देखिए, जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव प्लेट थी उसको परफोरेटेड कर दिया गया। और अरे इधर उधर मूव तो करो। यहां पे क्या हुआ कि कैथोड रेस तो मूव कर रही थी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कैथोड रेस के बाहर यहां पे देखिए, इसके पीछे जहां से परफोरेटेड कर दिया गया एनोड को, वहां से एक परफोरेशन के बैक साइड में आपको एक रेस नजर आने लगी, और वो इन पॉजिटिव पार्टिकल से डेवलप थी। गॉट इट? तो परफोरेटेड एनोड के बिहाइंड एक रेज नजर आई, उसका नाम रखा गया एनोड रेज। ये फ्लो चार्ट हमने पिछले टर्न पे ही आपसे डिस्कस किया था, इससे कहीं ज्यादा पॉइंट हमने किए थे, फिर से एक बार कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -38 ग्राम्स, या 28 ग्राम्स या 31 केजी, या हमने एक और बताया था 1/1837 ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिर प्रोटॉन का चार्ज सब कुछ वही है, बस यहां पे देखिए एक पॉजिटिव लगा दिया है। नीचे मास ऑफ प्रोटॉन ये दे दिया गया है, इसको लगभग अप्रॉक्स 1 AMU, ये 1 AMU अप्रॉक्स है। हमने पिछले टर्न पे जो आपको फ्लो चार्ट बनाया था उसमें न्यूट्रॉन का भी डिस्कस किया था, इनके डिस्कवरर भी थे और कहां पर इनको ऑब्जर्व किया गया। यहां पे इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए, कैथोड रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होती हैं, एनोड रेज, ठीक है, निगेटिव प्लेट की तरफ, सॉरी, कैथोड रेज जो होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती हैं, एनोड रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होती हैं। देख रहे हैं, एनोड से निकल रही परफोरेटेड कैथोड के बिहाइंड जा रही है। ये कैथोड है, ये परफोरेटेड एनोड है, इसके बिहाइंड ये एनोड रेज जा रही है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है। इससे ये बात पता चल रही है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरी एक बात और है, यार इतना ज्यादा चल रहा है एकदम दिमाग चौंधी आ रहा है। इससे फिर दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डेविएट होती है, पिन व्हील रखा जाता है तो ये भी मूव रोटेट कराती है। इससे कुछ बातें हमें पिछले टर्न पे हमने बताई थी कि ये पता चलता है पार्टिकल नेचर है, चार्ज पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं। कैथोड रेज कैथोड से एनोड मूव कर रही है, एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है, लेकिन वो परफोरेटेड बैक साइड में ही अपीयर होती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो यहां पर हो गई। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली गई तो वहां पे जो एनोड रेज थी उनको बारे में फिर अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने बताया कि ये जिन पार्टिकल से बनी है इससे छोटी पॉजिटिव चार्ज की वेव नहीं हो सकती हैं, और हाइड्रोजन गैस यूज करने पे जो एनोड रेज होती है वो प्रोटॉन से बनी हुई होती है। तो पहली बार अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने, जबकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रदरफोर्ड ने एनोड रेज के ऊपर बहुत सारे वर्क किए, लेकिन उसको एज अ पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस की एनोड रेज के पार्टिकल को एज अ प्रोटॉन जो डिफाइन किया था वो अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किया था, इसलिए डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। बहुत हम लोग ने भी, जब हमारे पास बुक थी, हमें याद है कि हम लोग ओपी टंडन और एक केन शर्मा बुक चला करते थे, उससे जब हम लोग ने पढ़ा था
तब उस टाइम डिस्कवरर रदरफोर्ड थे, लेकिन बाद में भी फाइनली अभी कुछ सालों से फिर इस चीज में अमेंडमेंट किया गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी, बट द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, एक्चुअली प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट गोल्डस्टीन व्हेन दे यूज हाइड्रोजन गैस इन देयर डिस्चार्ज ट्यूब। बहुत सारा बोल लिए, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, अब थोड़ा खाने पीने की बातें करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते कैसे हैं, इसके लिए अपना प्लम पुडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अपने क्रिसमस पे खाते हैं ना वो प्लम पुडिंग बनती है, उसमें क्या होता है, पूरा एक बेस होता है, बेस में वो बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे से ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना। अच्छा, आजकल तरबूज भी खाया होगा। तरबूज, यहाँ पे तरबूज कुछ इस तरीके का होगा और कलर थोड़े से बदल लें। चलिए कैसा, ये ले लेते हैं। इसके बीच बीच में छोटे छोटे से ये सीड इम्बेडेड होते हैं, ऐसे ही होता ना तरबूज में। तो ये इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक मॉडल, पहला मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल, और ये मॉडल दिया था किसने, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि एक पूरा पॉजिटिव पूल है, ये एक पॉजिटिव पूल है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, इस पॉजिटिव पूल में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ये मॉडल था साहब जे थॉमसन का। लेकिन क्या ये मॉडल सही है कि गलत है, ये हम जानते हैं। देखिए हम लोग के संग एक बात देखिए, आजकल खासतौर से ये जो फेसबुक की दुनिया है, इंस्टाग्राम और ये सब, हालांकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जो हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मेरा फ़ोन यही है, आज भी हम यही वाले फ़ोन इस्तेमाल को ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अपने इर्द गिर्द आने देते हैं। लेकिन जो ये सब बहुत सारे यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, फेसबुक और इन पे एकदम से कि सोशल मीडिया, किसी को उठाएंगे और एकदम से कह देंगे कि ये सही है, अगले दिन बोल देंगे कि ये गलत है, अपने तरफ से कोई थ्योरी गढ़ देंगे और सब बेवकूफ़ों की तरह उनको फॉलो करने लगते हैं। साइंस की दुनिया में ये नहीं चलता। आपको किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि हम इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों ये सही है, और किसी को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आई एम रिसर्च स्कॉलर, आई एम डूइंग माई रिसर्च वर्क समवेयर एल्स। अभी भी हम जुड़े हुए हैं, बहुत साल से हैं, 2010 से ही हम रिसर्च फील्ड से एसोसिएटेड हैं, अपनी टीचिंग से भी हैं और वहाँ पर भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग की फील्ड में एक बात कही जाती है कि किसी को एक्सेप्ट फिर भी आसानी से कर लो, लेकिन अगर डिस्कार्ड करना हो तो उससे ज़्यादा मेहनत करो पहले, तब उसको डिस्कार्ड करो। स्ट्रॉन्ग रीज़न दीजिए, बेवकूफ़ों वाली हरकत ना करिए कि नहीं ये गलत है। आप बोल रहे हैं तो प्रूफ करिए उसको। तो कैसे प्रूफ किया जाए, देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड को बड़ा एक रिनाउंड साइंटिस्ट, बड़ा रिनाउंड नेम था। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत आपको उनके रिसर्च वर्क मिलेंगे, और ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और भी जगह पे उनके वर्क आपको मिलेंगे। रदरफोर्ड ने कहा कि, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मॉडल गलत है, उन्होंने कहा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो क्या होगा। उन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल जानते ना वो, हाँ, मतलब वो क्या होता है, वो मिठाई खाई ना, काजू की बर्फी, उसके ऊपर चांदी का वर्क चिपका होता है, तो ये समझ लीजिए सोने का वर्क है, उतनी पतली होती है। अब अंदाज समझ लीजिए कितनी पतली होगी। इतनी पतली इन्होंने क्यों ली कि कम से कम एटम की लेयर हो सके, जितनी कम से कम, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं। मतलब वो तो चाहते थे कि केवल एक एटम की लेयर हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितने कम एटम की लेयर बन सकती थी वो ली। अब आप कहेंगे भैया वो बहुत अमीर थे जो गोल्ड के लिए, गोल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाईएस्ट मेलेबल एलिमेंट्स होता है, तो इसीलिए गोल्ड फॉइल उन्होंने यहां पे ली, ताकि जितनी पतली हो सके एक्सपेरिमेंट उतना सही देगा।
अब उन्होंने कहा कि अगर वो मॉडल सही है तो क्या होगा, यहां पे ऐसे ही पॉजिटिव पूल होगा, पॉजिटिव पूल का एरिया ज्यादा होगा और उस पॉजिटिव पूल में बीच बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। इस पॉजिटिव पूल में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। हाँ, नहीं, ये अभी उन्होंने थॉमसन के मॉडल को गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप सही कह रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, बीच बीच में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ज्यादा एरिया किसका होगा, पॉजिटिव पूल का। इलेक्ट्रॉन तो बहुत थोड़े थोड़े से ही होंगे ना। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम अल्फा लाइट को ले ले, अल्फा के लिए कौन सा, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। यहां पे इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और एक लेड कंटेनर में फोकस करके इस पे रखा। इन्होंने कहा कि हम अल्फा बीम को इस पे अगर बम्बार्ड करेंगे तो अल्फा बीम जो होती है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पे मैक्सिमम एरिया भी पॉजिटिव पूल का है, तो ये इसको पूरा लौट आएगा, पीछे की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो उन्होंने कहा जे रदरफोर्ड, ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, रदरफोर्ड कर रहे हैं, रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो जब हम इस गोल्ड फॉइल से अल्फा रेस को पास करेंगे तो अल्फा रेस को 99% रिटर्न बैक हो जाएगा, बहुत थोड़े से ही इसमें से पास हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एरिया तो पॉजिटिव पूल का होगा और बहुत थोड़ा सा और अल्फा पार्टिकल पर भी आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी सी जगह पे, बहुत ही जरा सी जगह पे, लेकिन हुआ क्या, हुआ साहब अलग। एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पे रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने देखा कि जब अल्फा रेज गई तो 99%, मोर देन 99% इसको पास करके सीधे सीधे निकल गई। बहुत थोड़ी सी रेज अपने पाथ से डेविएट हुई, लेस देन 1% डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, और केवल 10,000 या 20,000 में से 10,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल था जो अपने रास्ते से वापस आ रहा था, रिटर्न बैक कर रहा था। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, क्या क्या ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे इसके ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन था कि 99% अल्फा पार्टिकल passes 99% alpha particle passes through the gold foil without any deviation. दूसरा, less than 1% deviated from their path. और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि 10,000 में से केवल एक पार्टिकल अपने पाथ से वापस आ रहा था। अब ऐसा स्टिक ना होइएगा, कुछ बुक में आपको 20,000 में मिल जाएगा, कहीं 15 मिलेगा, तो 10,000 से 20,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल अपने पाथ से रिटर्न बैक हो रहा था। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकाले, इन्होंने ये देखिए वही अल्फा पार्टिकल पास करके बिना किसी डेविएशन के, ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए, बहुत थोड़े से ही अपने पाथ से डेविएट हुए। सर
Sir, why it has taken lead container? लेड कंटेनर से ये होता है कि फोकस में करते हैं। लेड के खास बात ये होती है कि जो रेडिएशन होता है, रेडियोएक्टिव रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये ऑब्जर्वेशन आए इनके पास सोर्स से, इन्होंने, ये थे अपने रदरफोर्ड अंकल, देख लो भैया इनकी भी शक्ल देख लो। रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने मेन उस ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन क्या था? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज वैकेंट। पहला क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज वैकेंट। ज्यादातर स्पेस किसी एटम का खाली पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिया? ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास प्रेजेंट इन वेरी टाइनी न्यूक्लियस। और कितना छोटा होता है? 10 to the power -15, 10 to the power -15 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। इसको इस अंदाज से समझो कि तुम किसी हिंदुस्तान, अभी यहां पे कौन, लखनऊ में इकाना स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम देखा ही कितना बड़ा है? एक सिरे पे खड़े हो जाओ तो दूसरा सिरा नजर नहीं आता ठीक से। उस पूरे स्टेडियम को आप एटम समझ लीजिए और उसके बीच में जाके एक छोटी सी मूंग की दाल नहीं आती सबसे छोटी वाली, वो बीच में रख दीजिए। उतना छोटा न्यूक्लियस होता और उतना बड़ा एटम होता। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ही होगा, रेशियो इससे कम नहीं होगा। और पूरे इकाना स्टेडियम का मास समझ लीजिए उतनी सी जगह पे कंसंट्रेटेड हो। तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास is concentrated in very tiny nucleus। हाँ, in very tiny nucleus का मतलब ही center of the atom। और तीसरा इन्होंने लिया कि negatively charged electron move around the positively charged nucleus। एक मिनट, आप अपनी बात हम पूरी कर लें। ऑब्जर्वेशन क्या थे? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा, लेस देन 1% डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। तीसरा, 1 out of 10,000 रिटर्न बैक टू देयर पाथ। अब ज्यादातर एरिया खाली है, उससे ये वाला कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पे वैकेंट है, ज्यादातर स्पेस वैकेंट है। और न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह पे, क्योंकि केवल 1% से भी लेस देन पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह पे था। और इतना छोटा था कि 10,000 में से केवल एक पार्टिकल या 20,000 में से केवल एक ला रहा था। इसका मतलब बड़ा सॉलिड था। एक बात समझिएगा कि अगर एक बैट बॉल खेला है, अगर भारी बैट होता है तो उस पर आप मारेंगे तो बॉल और तेज जाएगा। हल्के बैट से तो बैट भी पीछे आ जाता ना, जब टक्कर मारते तो उतना तेज नहीं जा पाता। आप लोगों ने सुना होगा सचिन तेंदुलकर बहुत भारी बैट से खेलते थे, सुना है कि नहीं सुना? बहुत भारी बैट से खेलते थे ताकि जब शॉट मारे बस प्लेसिंग सही करें, जब उसका वेट ज्यादा होगा तो बहुत तेजी से कोलिजन होके वापस जाएगा। फिजिक्स के जो सर होंगे वो आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन वगैरह इस टाइप के जब कंसेप्ट पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जितना वेट आप बढ़ा रहे हैं। अगर हल्की चीज पे आपने मारा, वो चीज खुद पीछे गिर गई तो उतने जो रिबाउंड होगा वो उतने फास्ट नहीं हो पाएगा, उतना क्विक नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों से उन्होंने 3 कंक्लूजन लिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट, सारे बहुत छोटे से पार्टिकल पर हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ये थी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उनका कंक्लूजन। अभी आप में से कोई कुछ पूछने चाह रहा था? सर, हाँ, कल की क्लास व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। क्या चीज बेटा? सर, कल की क्लास व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो सर बैठते हैं ऑपरेट करवाते हैं उनसे हम बोल देंगे, वो आप लोग को सेंड करा देंगे, ठीक है? तो हाइपोथेसिस ऑफ रदरफोर्ड क्या है? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom is reside in their nucleus. जो अभी हमने बोला, all the positive charge and mass inside their nucleus. Electron या negatively charged electron are moving around the nucleus in circular path.
द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और ये तो हम लोग यहां पर ये भी जानते हैं कितना होता है, 10 टू द पावर -15। अंदाज लगा लो इस दुनिया का सारे इलेक्ट्रॉन हटा के, फालतू की जगह हटा के इनको कंडेंस कर दिया जाए, इस दुनिया को, सारे न्यूक्लियस को पास पास ले आए, तो इस पूरी दुनिया का जो वॉल्यूम है कितना रह जाएगा, केवल 10 टू द पावर 15 के बराबर रह जाएगा, -15 रह जाएगा। अब 6400 करीब उसकी किलोमीटर हमारे अर्थ की अप्रॉक्स कुछ शायद कुछ रेडियस है। अब उसका 10 टू द पावर 15 कर लेना, 60-65 मीटर का शायद एक बॉल रह जाएगी हमारी दुनिया। अगर हमारी दुनिया को कंप्रेस कर दिया जाए एकदम से, सारे न्यूक्लियस को पास पास लिया है, तो ये इतना बड़ा बॉल बन जाएगी कि इसको किसी पार्क में रख दो, और अगर वो गलती से आप इसको ब्लैक होल में ले गए तो शायद एक चम्मच के अंदर इस दुनिया को रख के आप ले आएंगे, वजन इतना ही रहेगा जितना है। यही है क्वांटम थ्योरी के जब एक्सप्लेनेशन आप आगे पढ़ेंगे तो उनमें ये सब बातें आएंगी। तो ये हाइपोथेसिस इन्होंने दी, आपको ये पॉइंट हमने और इसमें ऐड कर दिया है। क्या लिखा है, चार्ज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ गेन एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट टर्न पे हम यहां पे एक बात आपके संग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक थे अपने मैक्सवेल अंकल, इसमें नहीं मेंशन है, ये हम लोग जब क्लास 11th में पढ़ाते हैं तो वहां पे कुछ कंसेप्ट आपके संग डिस्कस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ एक पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जब एक कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे एनर्जी का रेडिएशन होगा। तो एनर्जी अगर निकल रही है तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है, कहीं ना कहीं से आ रही होगी, और कहीं से आ रही है तो वो कम हो रही होगी, और कम हो रही है तो जो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पाथ छोटा हो जाएगा और फाइनली ये ड्रॉप कर जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। ये वाला इनका रदरफोर्ड का मॉडल आया कि वो किनारे घूम रहा है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इसको कायदे से धीरे धीरे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालते रहना चाहिए, और रेडिएशन निकलता जाएगा तो एक दिन क्या होगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा, फाइनली पाथ छोटा होता जाएगा और ये ड्रॉप हो जाएगा। एनर्जी निकल रही है यहां से hν के फॉर्म में, और देख रहे हैं ये फाइनली इसमें ड्रॉप कर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। अब ऐसा तो हमारे वहां है नहीं कि हमारे परदादा एक कार छोड़ के गए थे, आजकल सुकड़ गई क्योंकि उसके एटम मर गए, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थ्योरी में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, कैसे ये बातें आई, ये वही सारी बातें कि ये अंदर छोटा हो जाएगा, पाथ में गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे नील बोर के बारे में, लेकिन नील बोर के बारे में पढ़ाने से पहले नेक्स्ट टर्म जो लोग थोड़े क्यूजेटिव माइंड हैं और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी अगर अपना जानना चाहते हैं तो हम कुछ आउट ऑफ सिलेबस बात करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है इस चीज को समझाने के लिए। नेक्स्ट टर्म पे हम आपसे बहुत बेसिक्स ऑफ क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। क्वांटम नाम सुना होगा, अभी से हम एक बात बोल सकते हैं कि आज से 5 साल के अंदर ये जो कंप्यूटर लैपटॉप है कूड़े के भाव बिकेंगे, क्योंकि तब तक क्वांटम कंप्यूटर आपके मार्केट में भी अवेलेबल हो चुके होंगे। मार्केट फोर्सेस उसको आने में जल्दी या देर कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो बन चुके हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्वांटम मैकेनिज्म क्या है, हम इस कमरे में हैं, ये टेबल आप इस कमरे में छोड़ के जाते हैं, ये कमरे में ही रहती है कि कमरे से चली जाती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, यहां पे मिलना एक प्रोबेबिलिटी है। शहाब है कि शहाब एक इल्यूजन है, ये एक फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। शहाब का आप केवल पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, शहाब के आप दूसरे नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं।
आप मेरा केवल पार्टिकल नेचर, जो हमारे नेचर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं वो कहां पर है इस टाइम, ये है सब क्वांटम थ्योरी। इतनी सब बातें नहीं करेंगे। आप कोई अभी एमएससी इन क्वांटम साइंस नहीं कर रहे। मेरा एक स्टूडेंट है एमन, कभी आएगा, अभी यूएस में है और वो क्वांटम फिजिक्स पर ही कर रहा है। आईटी रुड़की पे गया था, अभी बाहर पे गया, वहाँ से पीएचडी कर रहा है। कभी आएगा, आप लोग से मिलवाएंगे ज़रूर। वो अब हमें बहुत सारी बातें बताता है। तो हम बहुत बेसिक बातें करेंगे कि क्वांटम है क्या, ये छोटा सा एक पाउच है एनर्जी का, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास। आई थिंक वर्क टाइम हो गया। हाँ बताएं प्लीज़। सर इसमें एक और एक्सपेरिमेंट था ना कि जो कार्ड बॉक्स में डाला था। हाँ, अब बिल्ली अंदर जिंदा है मर गई है वो तो तब पता चलेगा जब आप खोल के देखेंगे। बिल्ली है भी कि नहीं है तो बाद में पता चलेगा। तो आज एक काम करिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा और क्वांटम बस टाइप करिएगा, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम पैराडॉक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब आप देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइंस फिक्शन टाइप की चीज़ें लगेंगी। कोई पढ़ना नहीं है, पढ़िएगा, जाइएगा यूट्यूब ऑन करिएगा, क्वांटम थ्योरी को देखिएगा। और ये इसमें एक कैट एक्सपेरिमेंट जरूर देखिएगा, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो एक श्रोडिंगर स्माइली भी होता है ना, वो इसको देखने का तरीका है कि अगर आप इधर से देखेंगे तो रोता हुआ और इधर से देखेंगे तो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इसको ऐसे बनाते हैं। ये कैसा नजर आ रहा है? ये कैसा नजर आ रहा है इधर से? चलिए, थैंक यू। ये कुछ साइंस के मजाक थे तो जो आपके संग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नाम क्या है? हाँ, जो ये आपने इमोजी बनाया है, एक तरफ से रोता हुआ, एक तरफ से। ये देखिएगा, श्रोडिंगर इमोजी बोलते होंगे मेरे ख्याल में इसको, क्योंकि इसका पहली बार श्रोडिंगर ने इसको डिफाइन किया था। ये आपका व्यूज हैं, आप किसी चीज को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कौन से नेचर को उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज आपको दिख रही है। थैंक यू क्लास, टेक केयर।